आज दिन की सबसे बड़ी सुर्खी बना टोक्यो ओलंपिक से लौटा भारतीय दल। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करवाया है। भारतीय दल कुल 7 मेडल्स लेकर लौटा है। दशकों बाद हमारे हाथ हॉकी में मेडल आया। नीरज चोपड़ा के रूप में हमें इतिहास में पहली बार किसी एथलेटिक इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। खिलाड़ी जिस जिस हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं उनके बाहर भारी भीड़ जुटती जा रही है। हमारे नायकों को वैसा ही सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खेलों और खिलाड़ियों के लिए प्यार और समर्थन हमेशा बना रहेगा, यानी जब ओलंपिक्स नहीं होंगे तब भी। ओलंपिक पदक तालिका को एक और तरीके से देखा जाता है, ताकतवर देशों का प्रभाव और संसाधन, उनका डिस्प्ले। अमेरिका एक वक्त निर्विवाद चैंपियन होता था, लेकिन हाल के सालों में चीन ने उसे कड़ी टक्कर दी है। इस बार चीन ने बाजी लगभग पलट दी थी, लेकिन आखिरी समय में अमेरिका ने अपनी लाज बचा ली, वो टॉप पे रहा। 2024 के ओलंपिक खेल अब होंगे पेरिस में और तब तक का वक्त बीतेगा तैयारी में, लेकिन अभी वक्त है उत्सव मनाने का। दी ललन टॉप परिवार बधाई देता है सभी मेडल विनर्स को और उन्हें भी जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वो पहले 3 में जगह नहीं बना पाए। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी कर दी। सरकार ने 9 करोड़ 75 लाख किसान हितग्राहियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए 19,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये ट्रांसफर भी हो गए हैं। अगर आप इस स्कीम में पात्र हैं और किसी कारण आपकी किस्त नहीं आई है तो आप सभी किस्तों की जानकारी पाने के लिए आगे बढ़ाए कदम अपना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या आपके किसी परिचित के पास है तो आप उससे कहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। pmkisan.gov.in इस पर जाइए। वेबसाइट के होम पेज पर दाईं तरफ आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखाई पड़ेगा। फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन पर क्लिक कीजिए और इसमें बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर फिर क्लिक आपको करना होगा। नया पेज एक खुलेगा जिस पर आपको आधार नंबर, बैंक खाते की संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। विकल्प के अनुसार जब आप डिटेल भरेंगे, जैसे अगर आपने फ़ोन नंबर चुना है और आप फ़ोन नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपको गेट डाटा नाम के बटन पर क्लिक करना होगा और उस पर क्लिक करते ही आपको सभी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती हैं, तब पैसा जारी होने के बावजूद आपके खाते में नहीं आता है। अगर आप खुद ये प्रक्रिया फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से पूछिए कि आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए। इन स्टेप्स पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है, वो जारी हुई है या नहीं हुई है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की खामी है। अगली सुर्खी दिल्ली से है, लेकिन पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। वीडियो में देश की एक बड़ी आबादी के खिलाफ हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं। खुलेआम हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये सब हो रहा है देश की राजधानी में, संसद से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर। जब मॉनसून सेशन चल रहा है, संसद बैठी हुई है उसी जंतर मंतर पर जहां दिल्ली पुलिस ने ढेर सारी शर्तों के साथ किसानों को सीमित संख्या में प्रदर्शन की इजाजत दी है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन यहीं पर बिना परमिशन हजारों लोग इकट्ठा हो गए और हिंसक नारे लगाए गए। खुलेआम वीडियो भी बना, वायरल भी हुआ। इन लोगों का दावा है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर भारत जोड़ो मूवमेंट के नाम पर इकट्ठा हुए थे। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया गया था। कार्यक्रम आयोजित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की देखरेख में। अश्विनी दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। जो नारा दिया गया वो बिल्कुल घटिया है। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसे मजहबी उन्मादियों को फांसी देने के लिए ऑर्डिनेंस लाके कानून बनाए। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक मजहबी उन्माद, कट्टरवाद, अलगाववाद कम कंट्रोल नहीं होगा। इसकी निंदा करते हैं, हम कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। और जैसे मुझे पता चला, मैंने दिल्ली पुलिस से मांग किया इसकी वीडियो सत्यता की जांच कर लें। अगर ये वीडियो फेक निकला तो जिन लोगों ने ट्वीट किया है मुझे बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और इस कार्यक्रम के वीडियोस देखने से पता चलता है कि देश को तथाकथित औपनिवेशिक कानूनों से देश को मुक्त कराने के लिए ये भीड़ इकट्ठा की गई थी। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उसने क्या किया वो आपने देखा।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग दिल्ली पुलिस को खोजने लगे, पूछने लगे कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अगले दिन यानी 9 अगस्त को अज्ञात लोगों के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक वीडियो इस तरह का सामने आया, मुझे भेजा गया है, तो उस वीडियो का हम एग्जामिन उसको करवा रहे हैं और इस विषय में हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दूसरी तरफ कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले भारत जोड़ो मूवमेंट ने इस तरह की नारेबाजी के बारे में जानकारी होने से भी इनकार किया है। भारत जोड़ो मूवमेंट की मीडिया इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बयान दिया है, वो छपा हुआ है। उसमें वो कहती हैं कि हम वहाँ कानूनों का विरोध करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने के लिए जमा हुए थे। मेरी जानकारी में वहाँ पर किसी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाए गए। वहाँ पर 5000 लोग मौजूद थे। अगर उनमें से 5-6 लोगों ने भी कोने में ऐसे नारे लगाए हैं तो हम खुद को उनसे अलग करते हैं। अगली सुर्खी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक ओपन डिबेट को संबोधित किया। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने समुद्री रास्तों के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समुद्र हमारी साझा विरासत है और इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास ही है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं, इनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे। भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य फिलहाल है। अगली सुर्खी में बात संसद की कार्यवाही की। आज भी कार्यवाही कम, हंगामा ज्यादा हुआ। लोकसभा में सुबह स्पीकर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई दी। इसके बाद जैसे ही हाउस का नियमित कामकाज शुरू हुआ तो विपक्ष ने अपना नियमित कामकाज शुरू कर दिया, हंगामा और नारेबाजी वाला काम। इस वजह से आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हंगामा शुरू होते ही स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की। पहले कार्यवाही फिर शुरू हुई तो फिर से हंगामा हुआ, फिर स्थगित करना पड़ा। 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। ये बिल किस बारे में है, इस पर बड़ी खबर में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बिल पेश होने के बाद हंगामा हुआ तो कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ी। 15 मिनट बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा हो गया। वैसे ये बिल पास हो गया है। विपक्ष के सांसद वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 2 बिल पेश किए और दोनों ही बिल मिनट भर में पास हुए। वित्त मंत्री ने पहले सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल 2008 के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में संशोधन के लिए है। इसके लागू होने के बाद बड़ी कंपनियों में छोटे भागीदारों को समान अवसर मिल पाएंगे, यानी छोटे भागीदारों का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार आएगा, ऐसा सरकार का दावा है। ऐसे प्रयोजन इस बिल के बताए जा रहे हैं। इस बिल के बाद वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। 1961 के कानून में संशोधन को लेकर है ये बिल। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके हैं और आज लोकसभा से भी बिना चर्चा
पास हो गए। अब राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जब 2 बजे सांसद फिर से बैठे तो सरकार ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया। भारी हंगामे के बीच चर्चा और वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। बिल पास होने के फौरन बाद सभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 15 मिनट बाद राज्यसभा एक बार फिर बैठी। इस बार नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सरकार महत्वपूर्ण बिल घंटा या 2 घंटा पहले लाएगी तो विपक्ष इस पर बहस कैसे करेगा, अपनी बात कैसे रखेगा। ये सब कहने के बाद पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। ये भी देख लीजिए। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और वो पास भी हुआ। ये बिल लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर दोनों सदनों में हंगामे के बीच बिल पेश होते रहे और पास भी होते रहे बिना चर्चा के। सदन में प्रश्नोत्तरी वाले हिस्से से आज भी एक खबर आई। सीपीआईएम नेता वी शिवदासन ने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या पेगासस को लेकर कोई पैसे का लेन देन हुआ है उसे बनाने वाली एनएसओ कंपनी से। इस सवाल के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया और बताया कि एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ मंत्रालय का कोई लेन देन नहीं हुआ है। एनएसओ ग्रुप वही इजरायली कंपनी है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लग रहे हैं। बाकी देशों में जांच चल रही है, भारत में नहीं हो पाई है, लेकिन खुलासे भारत को लेके भी हैं। तो ये थे आज संसद से अपडेट्स।